हेलो फ्रेंड्स। आर्ट एंड कल्चर जो विषय है उसमें मैं आपको एक नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ और वो है भारत में संगीत कला का विकास। ठीक है, तो इसको हम पहले हिस्टोरिकल एविडेंस देखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि एक-एक चीज़ों को, एक-एक तथ्यों को मैं बताऊंगा कि इसका क्या तात्पर्य है। और मेनली ज़्यादातर इसमें प्रीलिम्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, लेकिन कुछ मेंस के लिए भी, जीएस के लिए इसमें इम्पोर्टेंट, ज़्यादातर प्रीलिम्स का इम्पोर्टेंट आपको सूचना इसमें मिलेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं भारत में संगीत कला का विकास। सबसे पहला संगीत से रिलेटेड एविडेंस, वो पहला जो मिला है वो हड़प्पा से मिला है, इवन जिसमें 7 ओल्ड फ्लूट यानी कि 7 छेदों वाले बांसुरी का साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। ये बताता है कि उस काल में भी लोग संगीत से रुचि रखते थे। उसके बाद संगीत से संबंधित सामवेद में संदर्भ आया है संगीत का। ऐसा माना जाता है कि 7 स्वर जो है उनका उद्गम सामवेद से माना जाता है और संगीत विज्ञान को उस समय गंधर्व वेद कहा जाता था, जो कि सामवेद का ही एक उपवेद है। फिर एक और एविडेंस देखेंगे आप, ऐत्रेय ब्राह्मण में वीणा का साक्ष्य मिला है और पहले व्यक्ति जिन्होंने वास्तविक रूप से संगीत को एक कला के रूप में पहला जो रेफरेंस दिया है वो 400 बीसी के पाणिनि है। पाणिनि ने पहली बार संगीत कला के वास्तविक संदर्भ का जिक्र किया है, लेकिन उनके इस जिक्र और साहित्यिक रूप से पहली बार जो सूचना दिया गया है संगीत का भारत में, वो है 200 बीसी टू 200 एडी के काल के भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र में इस कला पर विस्तृत चर्चा की है और विस्तृत तौर पे साहित्यिक उल्लेख किया है, रेफरेंस दिया है। और इसलिए माना जाता है कि सॉलिड लिटरेरी एविडेंस जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ही मिला है। आगे चलकर भारत में संगीत के क्षेत्र में इतिहास की धारा का भी प्रभाव पड़ा और उस काल से संगीत एक कला के तौर पे भारत में प्रचलन में थी। लेकिन जैसे ही भारत में इस्लाम आक्रमणकारियों यानी तुर्कों का आक्रमण भारत में शुरू हुआ, तो फिर इस संगीत की धारा में यथा समय परिवर्तन आने लगा। जैसे तत्कालीन भारतीय शासकों ने संगीत की जिस शैली को संरक्षित और प्रचलित रखा था उसे कहते हैं भक्ति शैली, यानी ये डिवोशन था किसी डाइटी के प्रति और उनका जो गीत होता था, जो गेय रचनाएं होती थी, वह भक्ति प्रेरित थी। लेकिन 15वीं शताब्दी आते आते इस्लाम के भारत आगमन के कारण ये भक्ति संगीत का स्वरूप बदल गया और भक्ति गीत से इसका परिवर्तन ध्रुपद गीत में हुआ।
लेकिन 17वीं शताब्दी आते आते फिर ये ध्रुपद गीत का भी स्वरूप बदल गया और हिंदुस्तानी शैली का भारत में प्रवर्तन हुआ और प्रचलन में आ गया। ये ऐतिहासिक विकास धारा है संगीत की, ठीक है। भारत में संगीत की ऐतिहासिक विकास धारा है। पहले भक्ति गीत जो कि स्थानीय शासकों के द्वारा संरक्षित था, लेकिन इस्लाम के आक्रमण के कारण इसका स्वरूप बदल गया और यह ध्रुपद गीत के तौर पे स्थापित हुआ और फिर ध्रुपद गीत 17वीं शताब्दी के करीब हिंदुस्तानी संगीत के रूप में तब्दील हो गया। भारत में वैसे संगीत का जब विभाजन किया जाता है तो ब्रॉडर रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और दूसरी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, ठीक है। ये जो डिफरेंसेस है दोनों संगीत में वो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले पीटी रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, उसको ध्यान से आप समझिए। सबसे पहली बात कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और सामवेद दोनों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेज हैं जिसे रखा जाता है। ये जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बारे में मैंने बताया आपको कि 17वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ, इसे ख्याल शैली भी कहा जाता है। ख्याल का तात्पर्य है कल्पनाशीलता। ख्याल शब्द फारसी भाषा से आया है, ठीक है। और शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत के तीन मुख्य पिलर हैं, तीन मुख्य स्तंभ हैं। उसको कहता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के भारतीय शास्त्रीय संगीत के तीन मुख्य स्तंभ हैं। पहला है स्वर, दूसरा है राग और तीसरा है ताल। स्वर का संबंध उच्चारण से है, सस्वर पाठ से है, रेसिटेशन से मतलब है। यानी स्वर गीत में स्वर ही होता है, स्वर का ही गेय रूप में अभिव्यक्ति किया जाता है, गायन में अभिव्यक्ति किया जाता है, वह स्वर है। और राग स्वर पर आधारित होता है। राग का कोई अपना मौलिक एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि राग स्वर पर आधारित। और राग की तीन जातियां मानी गई है। पहला ओडव, ओडव राग, साडव राग और संपूर्ण राग। ओडव राग, इन रागों में, ये ओडव राग, साडव राग और संपूर्ण राग में, इसमें क्रमशः 5 स्वर, इसमें 6 और इसमें 7 स्वर होते हैं। और इसी के आधार पर राग को के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है शुद्ध राग, दूसरा है छायालाग राग और तीसरा है संकीर्ण राग। शुद्ध राग का मतलब हुआ
कि जिस स्वर का को अभिव्यक्त किया जाए, गाया जाए, तो उसका स्वरूप नहीं परिवर्तित हो। वो 4 बार गाया जाए या 5 बार, लेकिन रूप परिवर्तित नहीं हो। लेकिन छायालग राग का मतलब है कि गाने के बाद उसका रूप या स्वरूप परिवर्तित हो जाए। और संकीर्ण राग कहते हैं वैसे राग को जो संकीर्ण राग वैसे राग को कहते हैं जो 2 रागों के संयोजन से बना। ठीक है, मैंने लिखा नहीं था इसलिए बोर्ड पर मैं देख रहा था कि पहले देखिए कि रागों की 3 जातियां मानी गई है, ओडव राग, साडव राग और संपूर्ण राग। इसी आधार पर राग के 3 प्रकार बताए गए। पहला शुद्ध राग, जिसको गाया जाए, स्वर को गाया जाए, उसका रूप नहीं परिवर्तित। दूसरा छायालग राग, गाने के बाद उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाए। और तीसरा है संकीर्ण राग, लेकिन संकीर्ण राग 2 या 2 से अधिक रागों के संयोजन होता है। ठीक, राग से मतलब यही समझिएगा कि हर राग स्वर पर आधारित होता है। ठीक है, और रागों में किसी भी राग में 5 आधारभूत स्वर होने चाहिए। राग में 5 आधारभूत स्वर बहुत जरूरी है, तभी राग कंप्लीट हो पाएगा। 5 आधारभूत स्वर क्या क्या होते हैं, उसका नाम है। पहला जो स्वर है, जो अक्सर आप गाने वगैरह में भी देखते होंगे, उसको राग कहा जाता है। और इसमें किसी भी गीत में देखेंगे किसी एक स्वर को बार बार रिपीट किया जाता है गाना में। ठीक है, जैसे पहला पहला कहते हैं राजा, और इसको बार बार इसका रेफरेंस आता है। ये राग का ये स्वर है, किसी भी राग में 5 स्वर होने चाहिए। पहले को राजा कहा जाता है और इसको वादी कहा जाता है। अगला स्वर होता है जिसको रानी कहा गया है। ठीक है, उसको कहा जाता है समवादी। और राजा और रानी, वादी और संवादी के बाद जो स्वर उसमें प्रयुक्त हो उसको अनुवादी कहा जाता है। और एक विवादी होता है, लेकिन इतना ही आप जानिए कि हर राग में 5 स्वर होने चाहिए। और पहला जो राग होता है वो राजा होता है, जिस पर राग निर्मित होता है और बार बार उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो स्वर है उसे रानी कहा जाता है और उसको संवादी भी कहा जाता है। इन दोनों के अतिरिक्त जो होते हैं वो कहलाते हैं, अन्य सभी स्वरों को अनुनादी कहा जाता है। और जो स्वर रचना में अनुपस्थित हो उनको विवादी कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। प्रत्येक राग में 5 स्वर इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला जो कि बार बार जिस पर बल दिया जाए वह स्वर राजा होता है, और राजा को विवादी कहा जाता है। विवादी वादी वादी सॉरी वादी कहा जाता है। पहला जो मुख्य स्वर होता है, जिस राग हर राग में 5 स्वर होने जरूरी है। पहला जो स्वर जो बार बार जिस पर जोर दिया जाए वह राजा को वादी कहा जाता है। दूसरा स्वर रानी, और उसे समवादी कहा जाता है। और एक तीसरा स्वर है जो बाकी जो स्वर बचे जिसका प्रयोग हो गीत में, उसको कहते हैं हम अनुवादी। ठीक है, और अनुपस्थित स्वर अगर है उस गीत में, कोई स्वर नहीं हो, अगर मान ली उसका प्रयोग हो रहा है, उसको कहते हैं विवादी। ये जानना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में इतना डिटेल जानना जरूरी नहीं।
जहां तक हिंदुस्तानी संगीत का प्रश्न है, भारत में भारत में दो प्रकार के संगीत, शास्त्रीय संगीत को माना जाता है, कर्नाटक और क्या माना जाता है, कर्नाटक और हिंदुस्तानी। अब बताइए, पहले इसमें आपको बता दें ताल क्या है। ताल, धुनों का लयबद्ध समूह को ताल कहा जाता है। धुन समझ रहे हैं आप म्यूजिक में, धुनों का लयबद्ध समूह जो होगा वह, जब धुन एक के ऊपर एक लेयरिंग होगा, धुनों का एक के ऊपर एक लयबद्ध समूह, ग्रुपिंग, उसको कहते हैं ताल। इसलिए भारतीय शास्त्रीय संगीत के तीन मुख्य स्तंभ हैं, पीलर हैं। देयर आर थ्री पीलर्स ऑफ इंडियन क्लासिक म्यूजिक। पहला है स्वर, जो कि रेसिटेशन से संबंध है, उच्चारण से। दूसरा राग, राग स्वर पे आधारित होते हैं। तीसरा ताल, ताल क्या है, लयों का, धुनों का लयबद्ध समूह, ठीक है ना, धुन समझ रहे हैं ना, ताल कहते हैं, ठीक है। इस ताल में कोई हाई पिच का ताल होता है, कोई लो पिच का ताल होता है, वो गाने के ऊपर निर्भर करता है। अब आपको बताते हैं कि भारत में जो ध्रुपद संगीत की परंपरा भारत में स्टार्ट हुई, उसके सर्वाधिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़े संरक्षक के तौर पे ग्रेट अकबर का नाम आता है, महान अकबर का नाम है, अकबर द ग्रेट का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने हरिदास, तानसेन, ठीक है, जैसे संगीतकारों को संरक्षण दिया था, ठीक है। और बाद के काल में भी कुछ लोगों ने, मतलब कुछ शासकों ने इस संगीत विधा को संरक्षण दिया था, लेकिन ध्रुपद का सबसे महान संरक्षक जो था वो अकबर द ग्रेट था। लेकिन ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने भी ध्रुपद गायन शैली को प्रश्रय दिया और संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। दूसरी बात कि शास्त्रीय संगीत में हिंदुस्तानी दोनों ही संगीत धाराओं का विकास एक साथ हो रहा था, और 14वीं शताब्दी तक, 14th एडी तक ये दोनों एक साथ थे। लेकिन 14वीं शताब्दी के बाद दोनों ही में अलगाव हो गया, और इसी कारण बाद के काल में भारत में शास्त्रीय संगीत की दो धाराएं स्थापित हो गई। एक को कहा जाता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और दूसरा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। दोनों में डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है, वो मेंस के टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में आ जाए तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप देखिए, एक चीज और बताना है आपको, बहुत सारे संगीत के टाइप्स या प्रकार आप सुनते होंगे, वो भी बताना जरूरी है। इन दो आधारभूत संगीत विधाओं के अलावा भारत में कुछ और संगीत विधाएं भी हैं, मॉडर्न टाइम में भी और पहले भी। जैसे जब किसी शास्त्रीय संगीत और लोक प्रचलित संगीत में सम्मिश्रण किया जाए, ठीक है ना, एसिमिलेशन किया जाए, और उससे संगीत की कोई नई धारा बने, उसी को हम कहते हैं लोक संगीत। पहले जमाने में भी और नए जमाने दोनों को रिलेट करना है। जब शास्त्रीय संगीत और लोक प्रचलित संगीत में एसिमिलेशन हो, संश्लेषण हो और एक नई संगीत धारा बने, उसको कहते हैं हम लोग लोक संगीत। लोक संगीत के पहले क्या प्रकार थे? पहला सुगम संगीत, पहले रेडियो में हमेशा सुगम संगीत का प्रसारण होता था। दूसरा रविंद्र संगीत, आप सुनते होंगे रविंद्र संगीत के बारे में, ठीक। फिर तीसरा है हवेली संगीत, और एक और संगीत का प्रकार है वो है गण संगीत। मॉडर्न टाइम में आप हमेशा देखते हैं पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक सुनते हैं, ये भी ऐसे ही बने हुए हैं। शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत के एसिमिलेशन के साथ आप मॉडर्न टाइम में रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, ट्रांस म्यूजिक, ब्लू म्यूजिक, ठीक है ना, जैज म्यूजिक, और एक साइकेडेलिक
म्यूजिक, साइकेडेलिक म्यूजिक, यानी मॉडर्न टाइम में भी ऐसे संगीत के प्रकार हैं, मैं आपको लिख दे रहा हूं। पहले क्या था, पहले कौन सा शास्त्रीय संगीत और लोकल संगीत के मिश्रण से क्या क्या पहले भी था, अभी भी है, वो था रविंद्र संगीत। ठीक है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली को ख्याल शैली भी कहा जाता है और इसने 7 स्वरों को अपनाया। ठीक है। भरत के नाट्य शास्त्र में वैसे 22 स्वरों की चर्चा है, जिसमें 12 स्वर शुद्ध माने जाते हैं, जिसमें से 7 स्वरों को एक्सेप्टेंस हुआ है हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली में। ठीक है ना। 7 स्वरों आप सुने होंगे और सामवेद में भी ऐसा रेफरेंस आया है। ये जो 7 स्वर हैं वो है सा, रे, गा, मा, प, थ, नी। ठीक है ना। ये सप्त स्वर जो है, और इंडियन हिस्ट्री में एक रेफरेंस है, कारिकाल को सप्त स्वरों, सप्त पदों का ज्ञाता माना जाता था। उसका मतलब इससे मत जोड़िएगा संगीत से, क्योंकि वह अतिथि सत्कार के लिए विशेष तौर पे जाना जाता था, और कोई भी अतिथि उसके यहाँ आता था तो वो 7 कदम जाकर उसको छोड़ता था। और उसके काल में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इतना ज्यादा था कि एक हाथी जितने जगह पे बैठती थी उससे 7 आदमियों के लिए पूरे वर्ष का भोजन, अनाज का उत्पादन हो जाता था। ठीक है। सप्त स्वरों का पहली बार उल्लेख सामवेद में हुआ है। ठीक है। और अलग अलग नाम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो 7 स्वर है ना, सबके अलग अलग नाम है। जैसे पहला सा, रे। सा का मतलब होता है षडज, और रे का मतलब होता है ऋषभ। गा का मतलब गांधार, और म का मतलब मध्यम, और प का मतलब पंचम,
और ध का मतलब धैवत और नी का मतलब निषाद। यानी इस सब स्वर को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्वीकारा गया है, जबकि कर्नाटक संगीत शैली में, शास्त्रीय संगीत शैली में 72 मेलाकर्ता या मूल पैमाने हैं जिस पर स्वरों को आधारित किया गया। ठीक है, यानी वहां पे इस सब स्वर के को नहीं स्वीकारा गया है। ठीक है, और इसी के आधार पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का विकास हुआ है। और एक चीज आप म्यूजिक में संगीत के अंदर जाएंगे तो आपको पता है कि स्वरों का आरोह क्रम और स्वरों का अवरोही क्रम। स्वरों का आरोह क्रम मतलब आप देखेंगे ऐसे, सा जो उच्चारण आप कर रहे हैं, उसके बाद रे, इसका मतलब थोड़ा सा तेज हुए, गा मतलब तेज हुए, यानी प्रत्येक स्वर अपने पूर्ववर्ती स्वर की अपेक्षा तीव्रता लिए हुए। ये ध्यान में रखना आपका बहुत जरूरी है। इसी हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली ने अन्य अर्ध शास्त्रीय शैलियों का भी विकास किया, जैसे ठुमरी, ख्याल और गजल। ठीक है ना, आप ठुमरी के बारे में आपको बता रहे हैं। ठुमरी क्या है? ठुमरी एक तरह से, ठुमरी में माना जाता है कि कामुकता होती है और स्त्री या किसी लड़की के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का आरोपण होता है उस ठुमरी में, और ठुमरी के द्वारा इश्क मोहब्बत की बात की जाती है। और इस ठुमरी गायन में लखनऊ और बनारस घराने का कीर्तिमान है और नाम है। लखनऊ की जो बेगम अख्तर गायिका है वो फेमस ठुमरी गायिका है, और बनारस में गिरिजा देवी है। ये ख्याल जो है एक फारसी भाषा का शब्द है, और ख्याल में कल्पनाशीलता का तत्व प्रमुख होता है, और ख्याल के भारत में प्रवर्तक के तौर पे अमीर खुसरो का नाम लिया जाता है। अमीर खुसरो ने इस गायन शैली को भारत में लोकप्रिय बनाया। तीसरा जो गजल है उसका विकास 10वीं शताब्दी में ईरान में हुआ था, और वेदना, दर्द और विरह की काव्यात्मक अभिव्यक्ति को गजल कहा जाता है। दर्द, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि वेदना, दर्द और विरह है, लेकिन उसको व्यक्त करने का ढंग काव्यात्मक है, और उसमें स्वच्छता है, प्योरिटी है। ठुमरी की तरह नहीं है वो, बल्कि गजल के द्वारा उस विरह को छुपा के और एक ऐसे प्रेम को अभिव्यक्त किया जाता है जो बिना शर्त है, और वो अलौकिक प्रेम है। और प्रेम की विषय वस्तु जो है वो मानवीय भी हो सकता है और दैवीय भी हो सकता है। यानी गजल एक क्लासिक एग्जाम्पल है आपका, माने कल्चर का, एक सभ्यता का। ठीक है, और इस गजल को भारत में काफी तवज्जो से स्वीकारा गया, और बहुत सारे फेमस गजल गायक हमारे यहाँ हैं। तलत अजीज, मेहदी हुसैन, गुलाम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब आपको बताते हैं हम कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बाद एक टप्पा गायन शैली है। टप्पा गायन शैली जिसमें बहुत तेजी से बार बार गायन किया जाता है, और वो टप्पा जो है, ऐसा माना जाता है कि उत्तर पश्चिमी भारत में ऊंट की सवारी करने वाले गायकों के लिए गाया जाता था, और वो बार बार स्वर और राग का प्रयोग किया जाता है। वो टप्पा गायन शैली माना जाता है। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत और शास्त्रीय कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में अंतर के कुछ कारण आप स्पष्ट रूप से जानिए कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर
अफगानी अरबी, अफगानी और फारसी प्रभाव था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर पहला अंतर जो है दोनों में, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत में, कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर अरबी, अफगानी, फारसी और अफगानी प्रभाव था, जबकि कर्नाटक संगीत स्वदेशी प्रभाव था और स्वदेशी संगीत गायन शैली थी। ठीक है। दूसरी बात, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कंठ संगीत के साथ साथ वाद्य यंत्रों को भी शामिल किया जाता और महत्व प्रदान किया जाता था, लेकिन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में कंठ संगीत को ज्यादा तवज्जो दिया जाता था। और इसी से जुड़ा हुआ एक तीसरा अंतर है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संतूर, सारंगी, वीणा का प्रयोग किया जाता था, जबकि कर्नाटक संगीत में मृदंग और मैंडोलिन जैसे उपकरण, वाद्य यंत्रों का ही प्रयोग किया जाता था। एक और अंतर बताया जाता है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रचलन और लोकप्रियता उत्तर भारत में था, जबकि कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का प्रचलन भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण भारत तक सीमित। ठीक है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में एक और प्रमुख अंतर है कि यदि गायक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक कुछ गलतियां करता है, त्रुटियां करता है गायन के दौरान, तो उसे बदलने का अवसर रहता है, लेकिन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में ऐसा अवसर नहीं मिलता। और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में बिल्कुल स्वदेशी प्रभाव है, जबकि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ने बहुत सारे नए प्रभावों को भी आत्मसात किया है, जो कि कर्नाटक संगीत शैली में नहीं हो पाया है। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ने अपने ही से, मतलब हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली से ही अर्ध शास्त्रीय शैलियों का तो विकास हुआ ही, इसने कुछ ऐसे गायन शैलियों को भी प्रचलित कर दिया जिससे विभिन्न घरानों का विकास हो गया। ठीक है ना। जैसे हमारे बिहार में भी है बेतिया घराना, दरभंगा घराना, तलवंडी घराना, डागर घराना। बिहार में नहीं है सारे, बिहार में सिर्फ दो हैं, बेतिया घराना और दरभंगा घराना। लेकिन भारत स्तर पर डागर घराना, तलवंडी घराना, किराना घराना, ठीक है ना, आमेर घराना, ये हिंदुस्तानी संगीत का एक बहुत बड़ा योगदान है संगीत के विकास में भारत के संदर्भ में, कि इसने नए गायन शैलियों को भी आत्मसात करते हुए विकसित कराया, और वह काम कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के द्वारा नहीं हो पाया। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है भारत व्यापी संगीत के प्रसार प्रसार में। ठीक है ना। भले ही उत्तर भारत तक ही सीमित था, लेकिन ये एक विधा के तौर पे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। ठीक है ना। दूसरी बात कि कुछ और भी टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी है म्यूजिक के, ये संगीत के क्षेत्र में, जिसे आपको जाना बहुत जरूरी है। घराना क्या है अगर पूछा जाए, घराना हमें अपने ना भी नाम लिया मैंने, तलवंडी घराना, बेतिया घराना, किराना घराना। घराना एक शब्द है एक समान या एक शैली वाले संगीत गाने वाले या नृत्य करने वाले लोगों के सामाजिक संगठन मतलब समझ रहे हैं, उनको एक फैमिली समझा जाता है। घराना एक फैमिली ही हुआ, एक जैसी शैली के नृत्य करने वाले या संगीत गाने वाले लोगों के सामाजिक समूहन या संगठन की प्रक्रिया है घराना। ठीक है। और उस समान शैली वाले कलाकारों के लिए एक घराना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि घरानाओं का विकास हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली का एक बहुत बड़ा योगदान है भारत में संगीत के विकास के। और भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से ही संगीत का विकास नहीं हुआ, बल्कि कर्नाटक संगीत का भी बहुत बड़ा योगदान है। और थाट कहा जाएगा, थाट क्या है अगर पूछा जाएगा, थाट से क्या समझते हैं आप, तो आप क्या कहेंगे? रागों के वर्गीकरण की प्रणाली को थाट कहा गया है। रागों के वर्गीकरण की प्रणाली को संगीत की भाषा में थाट कहा गया है। ठीक है ना। और एक इससे रिलेटेड और अंतर आप कह सकते हैं
कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 6 स्वरों को अपनाया गया है या 7 स्वरों को अपनाया गया, जबकि कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में 72 मेलाकर्ता या पैमाने को स्वीकार किया गया। ये भी एक अंतर है, ठीक है। और संगीत के द्वारा, शास्त्रीय संगीत के द्वारा और भी कुछ बातों को बताना जरूरी है कि राग को भी वर्गीकृत किया गया है। जैसे आप देखेंगे संगीत में, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में माना गया है शास्त्रीय, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक विधा है कि विधा नहीं, एक कल्पना की गई, ये बताया गया है कि 12 बजे दिन से लेकर रात 12 बजे तक का जो काल है वह पूर्व काल है, और ऐसे काल में गाए जाने वाले रागों को क्या कहते हैं? पूर्व राग। फिर 12 बजे रात से सुबह 12 बजे तक के काल को उत्तर काल माना जाता है। उस समय गाए जाने वाले राग को वो उत्तर राग कहा जाता है। राग का वैसे शाब्दिक अर्थ है किसी को खुश कर देना, प्रसन्न कर देना, ठीक है ना, ये शाब्दिक अर्थ है राग। और राग स्वर पर आधारित होते हैं। मैंने आपको बताया है प्रत्येक राग में कि 3 जातियां होती हैं। 3 जातियों मैंने बताया है, ओडव, षडव और संपूर्ण राग, ठीक है। और इसी आधार पर राग को 3 टाइप्स में बांटा गया है। वो राग है क्या क्या, कौन कौन सा राग है? शुद्ध राग, छायालग राग और संकीर्ण राग, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया आपको कि राग में, राग जो है स्वर पर आधारित होते हैं, और जो पहला जो कि बार बार गीत में आता है उसको कहते हैं राजा, और उसको कहते हैं वादी, ठीक है। अगला जो स्वर है जिस पर राग आधारित होता है वह कहलाता है रानी, और उसको कहते हैं हम लोग संवादी, ठीक है। बाकी जो बचे हैं उनको कहते हैं, जो राग बचे हैं उसको कहते हैं हम लोग अनुवादी, और जो राग उपस्थित न हो उस गीत में उसे कहते हैं विवादी। ये मैंने बताया था। तो एक और वर्गीकरण राग का था कि जैसे 12 बजे दिन से और 12 बजे रात तक का जो राग गाया जाए वो पूर्व राग हुआ, और 12 बजे रात से सुबह 12 बजे तक का उत्तर राग। ये राग का डिफिनेशन है, मैंने राग को आपको बताया है और आप लिख सकते हैं आसानी से। फिर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक हिंडोला राग है, भैरव राग है, ठीक है ना। हिंडोला राग, उसका सब समय बताया गया और कहा गया है कि खास समय में किसी खास राग के गायन से विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न होता है। हिंडोला राग को प्रातः काल, अत्यंत प्रातः काल में गाने का समय निर्धारित है। भैरव राग को भोर में गाने का राग। उसी प्रकार ग्रीष्म काल में, ठीक है, के लिए राग है, दोपहर के लिए राग है। इस तरह रागों का विभाजन उसके प्रभाव उत्पादकता के आधार पर निर्धारित किया है। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के ही आधार पर भारत में संगीत का विकास हुआ। और फिर आपको एक चीज और बताना हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे भारतीय संगीत का जो जितना भी टर्मिनोलॉजी था, मैंने थाट भी बताया, रागों के वर्गीकरण की प्रक्रिया को
ठाट कहते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप इसको ध्यान रखिएगा। ठाट मतलब रागों का वर्गीकरण का प्रकार, ठीक है। ताल मतलब धुनों का लयबद्ध समूह, ताल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्वर क्या है, ये रेसिटेशन से संबंधित है, उच्चारण से संबंधित है, ठीक। और राग, राग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसी के की आत्मा को, किसी के मन को खुश कर देना, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ठुमरी क्या है, टप्पा क्या है, गजल क्या है। इसके अलावा भी भारत में कुछ लौकिक संगीत जिसको कहते हैं फोक म्यूजिक कहते हैं, वो भी रेफरेंस में आपको याद रहना चाहिए और आता है। जैसे एग्जाम्पल में बता रहे हैं आपको कुछ, एक बाउल था, बाउल, बाउल संगीत भक्ति मूवमेंट के दौरान बंगाल और असम के क्षेत्र में, त्रिपुरा के क्षेत्र में एक भक्ति आंदोलन के आचार्य थे शंकर देव। वहां पे उन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसको कहते हैं बाउल संप्रदाय, और ये भक्ति आंदोलन से रिलेटेड था। वहां आज भी विरासत के तौर पे एज ए लिगेसी बाउल संगीत का गायन होता है। ये वहां का लोकल संगीत, और बाउल एक रिलीजियस यानी भक्ति आंदोलन का सेगमेंट है, एक हिस्सा है। फिर आप देखेंगे बनावन एक सॉन्ग है, गाना है। वो बनावन जम्मू कश्मीर में विवाह के अवसरों पर गाया जाता है। तीसरा पंडवानी है, जिसमें भीम और महाभारत की कथा पर आधारित ये संगीत गाया जाता है। एक अट्टा या क्या नाम है, वो मध्य प्रदेश में है और वीर गाथा रस का अभिव्यक्ति है। तीसरा पनिहारी एक गाना देखा जाता है, फिल्मों में भी देखा होगा आपने, या डे टू डे लाइफ में अगर राजस्थान एरिया में जाएंगे जहां पे वाटर प्रॉब्लम है, जल की समस्या है, वहां पे दूर दराज या नजदीक से भी घर की स्त्रियां ही मटके या घड़े लेकर बाहर जाती हैं और पानी लाती हैं। तो उनके जाने और पानी लाने पर ही एक गीत है, एक गायन शैली है। ऐसे गायन शैली को हम कहते हैं पनिहारी, ठीक है। ये सब लोकल संगीत है और लोकल संगीत के विकास का भी श्रेय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को देना उचित है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बता दिया कि शास्त्रीय संगीत और लोकल संगीत के मिक्सचर से, एसिमिलेशन से जो संगीत गाया जाए उसको कहते हैं लोक संगीत। और जिसके प्रकार भी मैंने बता दिए, एक पहले से चला आ रहा है अभी भी भारत में रविंद्र संगीत, हवेली संगीत, सुगम संगीत, ठीक है ना, गढ़ संगीत। और फिर मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं वो है क्या कहते हैं, रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, जैज म्यूजिक, ब्लू म्यूजिक, ट्रांस म्यूजिक, साइकेडेलिक म्यूजिक, ठीक है। यहां तक आपको कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं हमको। एनीथिंग एल्स आप पूछ सकते हैं, कोई रोक नहीं आपको, ठीक है। और इतना करने के बाद अब आपको एक चीज बता रहे हैं हम जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्विस्ट क्वेश्चन का ये नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसमें सीधा ही सवाल आएगा मेंस की दृष्टि से, और सीधा सवाल प्रीलिम्स में भी रहेगा और मेंस में भी रहेगा, क्योंकि इसमें कोई ट्विस्ट करने लायक नहीं है। और ये सिंपलिसिटी में आपको मैं एक डायग्राम बता दे रहा हूं कैसे आप इसको ऑर्गेनाइज कीजिएगा। मैंने अभी पढ़ाया, लेकिन ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे आप, ये भी देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप देखिए, टू टाइप्स है, ये हमेशा याद रखिए। भारत में शास्त्रीय संगीत के टू टाइप्स हैं, एक हिंदुस्तानी और दूसरा कर्नाटक। ये बेसिक है, जो डिफरेंसेज है ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन जो छोटे छोटे
फैक्ट्स मैंने बताए वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और वो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे वो मैं लिख के बता दे रहा हूं आपको। बस आप इसको इसी तरह लिखिएगा कॉपी में और इसका सीधा वन लाइनर बना के लिखिएगा। इसको ज्यादा पचड़बाजी नहीं करना है। स्वर क्या है बस सीधे लिखना है, राग क्या है फिर ऐसे ताल क्या लिखना है, क्योंकि आपको संगीत विशारद नहीं बनना है बल्कि जीएस के एस्पेक्ट से आपको जानना है। ध्रुपद मैंने आपको नहीं बताया था। ध्रुव और पद दो शब्दों के संयोग से ये बना है ध्रुपद, और ये गे पद होते थे और इसमें शब्द विहीन गायन का प्रयोग किया जाता था। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आलाप जो होता है आ से शुरू होता है और बिना शब्दों के गाने को खींचा जाता है, ठीक है ना। इसलिए आलाप मैंने लिख के फिर काटा है आपको। आलाप का मतलब आ से शुरू होता है और इसमें कोई शब्दों के का संयोग नहीं होता है। अभी मैंने लास्ट में बताया कि जो अभी प्रचलित लोक संगीत है वो मैंने बताया, फिर से आपको रिपीट कर। इसी तरह का अगर डायग्राम आप रखेंगे तो प्रीलिम्स संबंधी सारी सूचनाओं को आप रिकॉल कर पाएंगे और जब क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे। ये जो मैंने लिखा अभी प्रचलित फोक म्यूजिक सॉन्ग्स, पंडवानी लिखा है, बनावन लिखा है, बाउल लिखा है, पनिहारी लिखा है। तो मैंने बताया कि बनावन जो है जम्मू कश्मीर में मैरिज सेरेमनी के अवसर पे गाया जाने वाला एक गीत है। पंडवानी भी मैंने लिखा है, बताया था। और फिर लिखा है बाउल। बाउल भी बताया था मैंने कि बंगाल में एक संप्रदाय था बाउल संप्रदाय, उसने। और पनियारी जब पानी भर के मटकों में या घड़ों में स्त्रियां आती हैं उनके विषय पर जो गायन किया जाए, पनिहारी।
ऐसे अगर आप डायग्राम बताते हैं तो आपको पूरा क्लियरिटी के साथ हो जाएगा कि भारत में देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, वन इज कॉल्ड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड सेकेंड इज कॉल्ड कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक एंड सम डिफरेंसेस क्या क्या है, कुछ विभिन्नताएं जो है शास्त्रीय संगीत वर्सेस कर्नाटक संगीत में क्या है। पहला जो डिफरेंसेस है वो मैंने बता दिया है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कंठ संगीत के साथ साथ वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है, जबकि कर्नाटक संगीत में कंठ संगीत पर ज्यादा जोर दिया जाता है। दूसरी बात, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ने 7 स्वरों को आधार बनाया है, अपनाया है, जबकि कर्नाटक में 72 मेलाकर्ता या पैमाने वाले जिसपे स्वर आधारित होते हैं। तीसरी बात, कर्नाटक संगीत शैली का विस्तार दक्षिण भारत में है, इसका उत्तर भारत में। चौथी बात कि कर्नाटक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के द्वारा जो नई शैलियों को का इजाद किया गया, उससे नए नए घरानों का विकास हुआ। भारत में संगीत के विस्तार में और विकास में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कहीं ज्यादा योगदान है कर्नाटक संगीत से। चौथी बात कि सितार, संतूर आदि जैसे वाद्य यंत्रों का अधिक प्रयोग होता था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, जबकि कर्नाटक शास्त्रीय संगीत मैंडोलिन और एकाध वाद्य यंत्र तक सीमित है। ये आपको डिफरेंसेस कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। यही लिखने को आएगा 150 वर्ड या 250 वर्ड, और बाकी तो ये सब बता चुके हैं हम आपको। ठुमरी क्या है, टप्पा क्या है, ठीक है। ठुमरी में क्या होता है, थोड़ा कामुकता का सेंस होता है, जिसमें एक स्त्री के द्वारा अपने इश्क का इजहार भगवान श्री कृष्ण से किया जा रहा है, यही समझिए आप। और इस गायन शैली के विकास में लखनऊ और बनारस घराने का विशेष योगदान है। लखनऊ की बेगम अख्तर गायिका है और बनारस की गिरजा देवी। टप्पा मैंने बता दिया, ऊंट सवार जब चलते थे उसके लिए उत्तर पश्चिमी भारत में। ख्याल क्या है, फारसी शब्द है, कल्पना इससे मतलब है। ध्रुपद भी बता दिया, सम्राट अकबर के काल में ध्रुपद गायन शैली को हरिदास, तानसेन जैसे संगीतकारों को अकबर ने संरक्षण दिया और प्रश्रय दिया। गजल बताया मैंने, ईरान में 10वीं शताब्दी में स्थापित यह गायन विधा एक तरह से प्रेम का काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, दर्द और बीरा का काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, और इसका विषय प्रेम है। और ये प्रेम जो है शुद्ध प्रेम का उदाहरण है, जैसे अलौकिक प्रेम यानी बिना शर्त का प्रेम। और प्रेम की विषय वस्तु जो है वह ईश्वरीय या मानवीय कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गजल के भी प्रवर्तक माने जाते हैं और ख्याल के भी प्रवर्तक भारत में माने जाते हैं अमीर खुसरो। पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ख्याल गायकी को भी अमीर खुसरो ने प्रवर्तित किया भारत में, और गजल गायकी को भी खुसरो ने ही प्रवर्तित किया। घराना बता दिया मैंने, एक जैसे संगीत गायन या एक जैसे नृत्य करने वाले लोगों के सामूहिकरण या समाजीकरण की प्रक्रिया को घराना कहा जाता है। 8 रागों को जब वर्गीकृत किया जाए, एक समान राग एक तरफ, दूसरे वाले एक तरफ, मतलब रागों को जब वर्गीकृत किया जाए उसको कहते हैं आर्ट। और इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था वो पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रेफरेंस यानी 7 छेदों वाले बांसुरी का एविडेंस हड़प्पा से मिलता है। दूसरी बात कि सामवेद में पहली बार संगीत की चर्चा और 7 स्वरों का उल्लेख है वहां पे। फिर मैंने बताया कि संगीत को गांधर्व वेद कहा जाता है, और गंधर्व वेद सामवेद का ही एक सब वेद है, उपवेद है। फिर मैंने बताया कि ऐत्रेय ब्राह्मण में वीणा का उल्लेख, लेकिन पहले व्यक्ति जिन्होंने संगीत को एक विज्ञान के तौर पे, एक शास्त्र के तौर पे संदर्भित किया, रेफरेंस किया, रेफर्ड म्यूजिक एज ए साइंस, तो वो है 400 BC के पाणिनि, ठीक है। लेकिन पहला विस्तृत विवरण और कंपाइलेशन ऑफ लिटरेचर, मतलब
साहित्य में संगीत को की चर्चा, एक विधा के रूप में चर्चा, वो है भरत मुनि 200 बीसी से 200 एडी, और उनकी जो रचना है उसका नाम है नाट्य शास्त्र। ये सारा इंफॉर्मेशन अगर आप गैदर कर लेंगे, रिटन हो ही चुका है, अगर आप दिमाग में रख लेंगे, तो मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन म्यूजिक से रिलेटेड नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।